हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी जनरल साइंस की स्पेशल लाइव सेशंस में। और जिसमें आज हमारा होगा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स एंड मिनरल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज क्या है कि जो आप लोगों की कल वाली क्लास थी जो मुझे कल लेनी थी सुबह में, तो मैं परसों बोला था ना कि मैं लेट आया अगर दिल्ली से तो मुश्किल होगी। और फिर क्या हुआ, मैं आने में, मैं मतलब जाने में और आने में दोनों में मैं गया भीग, और भीगने के बाद में हो जाती है दिक्कत। मौसम वैसे ही खराब चल रहा है तो थोड़ा फीवर था, तो कल पूरे दिन ही हिम्मत नहीं हो पाई। खूब मैंने कोशिश की सुबह ना लेके चलो शाम में ले लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। तो फिर मैं बोला चलो एक दिन की छुट्टी होती है आज इतवार की, उसको कल ले लिया था, सोचा आज करा देते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 14 जो आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और जितनी भी एग्जाम्स जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जीएस है। जीएस है मतलब जीके हो या आप जनरल स्टडीज कह लो, उसमें आपकी साइंस आनी ही आनी है। डेली एप्लीकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आने आने हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछ लिए जाए, चाहे वो किसी और सिस्टम में पूछ ली जाए। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो हम इसी को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो परसों हमसे रह गया था, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे कि लिपिड जो होता है, लिपिड लिपिड भी एक न्यूट्रिएंट्स का ही टाइप होता है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में न जाने कितने सारे काम करता है। जैसे कि आपको पता है फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, कोई इसका एक काम बताएगा? आपने सुना होगा फॉस्फोलिपिड, ये क्या काम करने के काम आते हैं? फॉस्फो गुड मॉर्निंग सभी को। ये फॉस्फोलिपिड किस चीज के काम आते हैं? ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं बच्चा जी, ये किसके काम आते हैं? बेटा मुझे खुद नहीं था कि आज मैं 6 बजे ले पाऊंगा। मैंने ये सोचा कि अगर मैं तबीयत ठीक रही मैं 6 बजे ले लूंगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो सब लोग देख लेंगे नोट्स के साथ, पूरा दिन रहेगा फ्री। तो अगर किसी को नहीं भी पता चलेगा तो वो बाद में देख लेगा, क्योंकि मेरी भी मतलब तबीयत ऐसी थी, ऐसी ही है। वो तो हिम्मत करके पढ़ा दे रहे हैं। अब आप बताइए इसका क्या काम होता था? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसका क्या काम होता था आप मुझे बता दीजिए। गुड आंसर। आइए बच्चा इसका आंसर दीजिए। आप लोग सो तो नहीं गए फोन को ऑन रख के कि चलो सर को कह देते हैं कि वो क्या नाम है हम सब आ गए हैं और हम सो जाते हैं? ऐसे मत करना। इसका आंसर होता है फॉस्फोलिपिड का एक काम बताओ। मतलब क्यों मैंने पढ़ाया था इसको, फॉस्फोलिपिड होते हैं, मैंने सेल में भी पढ़ाया था। बताइए। गुड गुड मॉर्निंग। बेटा इसका बताओ, कोई नहीं बता रहा, मतलब या तो आता नहीं है या जानबूझ के आंसर नहीं दे रहे। तो बिल्कुल सही बेटा, फॉस्फोलिपिड की जो होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। जो एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, कोशिका झिल्ली, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड की। अब देखो कोशिका झिल्ली, देखो वही जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के चारों तरफ तो एक सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल क्या काम देती है? इसको रिजिडनेस देती है, इसको एक स्थायित्व प्रदान करती है ना, एक इसको रिजिडनेस दे देती है प्लांट सेल को। लेकिन एनिमल सेल के केस में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस तो उसे भी चाहिए। तो भैया जो स्ट्रॉन्गनेस या सेल मेम्ब्रेन को जो एक तरीके की रिजिडिटी वगैरह देता है, वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने एक चीज बताई थी 2-3 दिन पहले जब क्लास कराई थी फैट वाली, कि लिपिड में कई सारी चीजें आ जाती हैं, फैट आ जाते हैं, ये फॉस्फोलिपिड टाइप चीजें आ जाती हैं, और एक स्टीरॉल आते हैं। क्या आते हैं? स्टीरॉल। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी एक तरीके का स्टीरॉल ही होता है। ये भी एक तरीके का क्या होता है? स्टीरॉल ही होता है। ठीक है, इसके जो बनने का या इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, जो हमारे शरीर तरीके में, जो हमारे शरीर में जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो सब कोई 35-37 मतलब 35 to 37 रिएक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से ये जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह होता है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो भी आप चीजें खाते हो उनसे बन जाता है। ठीक है, वहां पे सिंथेसाइज हो जाता है, और उसके बाद में ये कहां कहां जरूरत होता है, क्योंकि इसको सेल मेम्ब्रेन को स्थायित्व देने की जरूरत होती है, तो वहां तक ये पहुंच जाता है। एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट,
कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल्स, आपने एक चीज देखी होगी कि आपने वो देखा होगा मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट होता है ना कि जो जिसको छुई मुई का प्लांट कहते हैं, जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को छुओगे वो तुरंत अपनी क्या कर लेगा, हाँ बेटा ये सबके लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा किसी में नहीं आने का, इससे कमी आएगा। तो वो जैसे ही आप उसको छूते हो तुरंत वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। अपनी शेप कैसे चेंज कर लेता है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं उनको सिकोड़ लेता है। अब क्वेश्चन आता है सर क्या होता है जिसकी वजह से वो सिकोड़ लेता है? तो बेटा उसमें वाटर होता है, जो वाटर कंटेंट होते हैं ना, जो जल होता है, जो पानी होता है। तो जो जैसे मान लो ये मेन पत्ती है, इससे छोटी छोटी पत्ती निकली हुई है, तो इन पत्तियों से ये जो मेन वीन होती है ये पानी को खींच लेती है। मानो जब इनसे पानी खींच जाएगा, जब ये पानी को खींच लेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। लेकिन एनिमल्स में वाटर कंटेंट नहीं होता। एनिमल्स में शेप जो होती है सेल्स की चेंज, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता। तो वहां पे सेल्स की जो शेप को बहुत जल्दी चेंज कराता है वो होता है बच्चा कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो हमारी सेल्स की शेप होती है उसे बहुत जल्दी चेंज कराता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको फ्लूइडिटी प्रदान करता है कि आराम से मुड़ जाती है सेल्स, आराम से उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक तरीके से रिसाइकलेबल होता है। क्या होता है? रिसाइकलेबल होता है कि भाई ये लिवर में पहुंचा और देखो कोलेस्ट्रॉल लिवर ने प्रोसेस किया, लिवर में प्रोसेस होने के बाद में इसको लिवर किसको दे देता है? बाइल जूस को। लिवर का पित्त रस होता है ना, तो पित्त रस को दे देता है। और पित्त रस कहां पहुंचता है? इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत होती है। भाई जो हमारा लिवर होता है वो छोटी आंत में पहुंचा देता है बाइल जूस के थ्रू। और छोटी आंत जो होती है लगभग 95% कोलेस्ट्रॉल को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक तरीके की रिसाइक्लेबल चीज भी बॉडी के अंदर होती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते थे, स्टीरॉयड ये किससे बनते हैं? स्टीरॉल से बनते हैं। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज होती है, ये जो कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज होती है ये स्टीरॉयड हार्मोन बनने का भी एक तरीके का प्रीकर्सर होता है। क्या होता है? प्रीकर्सर। प्रीकर्सर कहने का मेरा मतलब है कि जैसे मान लो विटामिन डी है, विटामिन डी का अर्गेस्टिरोल होता था, अर्गेस्टिरोल नाम की चीज होती थी ना विटामिन डी का। तो विटामिन डी का प्रीकर्सर, उससे पहले जो चीज होगी वो क्या होगी? कोलेस्ट्रॉल। कहने का मेरा मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल से ही बाद में क्या निकलेगा? अर्गेस्ट्रॉल नाम की चीज निकलेगी, जिससे क्या बनेगा? विटामिन डी। उसके अलावा ये जो अपने अंदर स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो मैंने बताया था, कॉर्टिसोल हुआ, एल्डिस्ट्रोन हुआ, या जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उन सब में भी, उन सब के बनने में भी कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में दो तरीके से जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसकी पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब इसमें से आएगा। बेटा क्वेश्चंस भी कराता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से एक बात कर लेते हैं। एक तो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो, इस पे इसको लिख लीजिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारी हृदय की, जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा ही काम करता है। मतलब हार्ट की बीमारियां होती है इससे डिसीज बहुत ज्यादा होती है हार्ट वगैरह की। जो मैंने आर्थियोस्क्लेरोसिस बताई थी कि जो इसमें हमारी आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो बंद हो जाती है। क्लियर है बात? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, तो आपका आंसर हो जाएगा एलडीएल। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नाम की चीज होती है ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। मतलब अगर आप ये खाओगे तो क्या होगा? अगर ये आपकी बॉडी में है तो जो हार्ट डिसीज वगैरह होती हैं इनका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है यहां तक? बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, हाई कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, 95% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, स्टेरॉइड वगैरह बनाने के काम आता है। दूसरी तरफ जो सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है, जो सेल अपनी शेप जल्दी से चेंज कर लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। यहां तक समझ में आ गया। ये दोनों हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, लो लो माने तो चीजें बैड होती है, लो क्वालिटी, तो वहां से याद कर लोगे बैड कोलेस्ट्रॉल, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है एंजाइम्स। जिसका क्या नाम है, एंजाइम। चलिए एंजाइम पे आते हैं और एंजाइम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो लगभग ज्यादातर मोस्ट एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जितने भी लगभग एंजाइम होते हैं उनके अंदर प्रोटीन हो, मतलब वो प्रोटीन होते हैं। कहने का मतलब ऑल मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ज्यादातर एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन मनी सब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं बाबू कि वो प्रोसेस चल रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है, दोबारा रेड डलेगी, परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। और ये भी कौन से प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर, मतलब जिनकी शेप कैसी होती है, गोल होती है, जैसे हीमोग्लोबिन, कैटालेज, जाइमेज, ये जितने भी, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इनके अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अब बात करते हैं सर आप इतनी देर से एंजाइम एंजाइम कर रहे हो, असल में ये होता क्या है, क्या इसका काम होता है। तो देखो आपने पढ़ा था कि जब हमें, ये हमारे पास क्या थी, इथिन थी, हमारे पास क्या थी, इथिन, डबल बॉन्ड था, हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया, हमने इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करी। जब हमने इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करी तो ये जो रिएक्शन थी ये बहुत स्लो स्लो हो रही थी, बहुत आराम आराम से। तो हमने क्या किया बच्चा कि हमने एक निकेल नाम की चीज का इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास एक मेटल था जिसका नाम था निकेल। जैसे ही हमने निकेल का इस्तेमाल करा तो मान लो ये निकेल का टुकड़ा है, तो निकेल के टुकड़े ने क्या किया कि ये जो निकेल की सरफेस था भाई, इसमें जगह खाली थी छोटी छोटी। भाई बेशक आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, बीच बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस होता है। इंटर एटॉमिक स्पेस में जो हाइड्रोजन गैस थी इसका एब्जॉर्ब हो गया, जो इथिन थी इसका एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके एब्जॉर्ब होने से सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, दोनों का डिफ्यूज होने का, हाइड्रोजन होने का और दूसरी चीज का डिफ्यूज होने का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से, ग्रहण क्षेत्र बढ़ने से ये जो अभिक्रिया थी ये बहुत फास्ट होने लगी और हमारा क्या बन गया, ये सैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इससे हमारा क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, CH3 बन गया। कहने का मतलब, और यहां पे जो मैंने निकल है इसको मैंने हिंदी में कहा उत्प्रेरक और इंग्लिश में मैंने इसका नाम दिया कैटेलिस्ट। इंग्लिश में मैंने इसका नाम क्या दिया, कैटेलिस्ट। तो केमिस्ट्री में मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा कि भाई कैटेलिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, ऐसे केमिकल या ऐसी चीजें होती हैं जो किसी रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या किसी रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसी तरह के कैटेलिस्ट अगर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं या लिविंग सिस्टम्स में हेल्प करते हैं, लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं, जीवित चीजों में पाए जाते हैं, तो भैया उसे हम कहते हैं, भाई जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें तो हम कंप्लीट करवाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो वहां जाके क्या जाएगा हमारा, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग, कि अगर यही कैटेलिस्ट हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हम उन्हें किस रूप में जानते हैं, एंजाइम्स, या आप इन्हें क्या कह सकते हो, बायो कैटेलिस्ट। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे चीजें होती हैं जो शरीर के अंदर जो अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि आपको पता है नहीं जाने करोड़ों लाखों अभिक्रियाएं होती हैं, करोड़ों लाखों रिएक्शंस होती हैं जिनको फास्ट कर देते हैं एंजाइम, जो कि बॉडी में कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है भैया, एक बात आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखनी होगी याद, कि जितने भी कैटेलिस्ट होते हैं, जितने भी सॉरी ये एंजाइम्स होते हैं, ये अपने नेचर में, अपने मतलब काम में जो इनका टास्क होता है, जो इनके एक्शंस होते हैं उसमें हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट काम के प्रयोग में आते हैं। कहने का मतलब
एक एंजाइम किसी खास काम को अंजाम दे रहा होगा, किसी खास काम को कर रहा होगा। कुछ एंजाइम की फैमिली भी होती है जो मल्टीपल वर्क भी करते हैं। कहने का मतलब कि ये अपने टास्क में हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब यहां से सारे के सारे चीजों को पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है। जो एंजाइम की स्टडी होती है उसे बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी जो हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं कि उनका क्या बॉडी के अंदर हेल्पफुल वगैरह होता है, ये सब किसमें आता है, एंजाइमोलॉजी। अतुल आप परेशान मत होइए, सारे टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। आज ये एंजाइम वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, कल से बॉडी के सिस्टम्स शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में 3-3 घंटे की क्लास लेके बॉडी के सिस्टम्स खत्म किए जाएंगे। चलिए एक बात और है, जैसे कि कैटलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में अगर आपको नाम से पता चल गया होगा कि जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, एक कम से कम ऊर्जा चाहिए होती है। अगर वो लेवल उसको मिल जाता है रिएक्शन को, तो वो रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। मतलब जिस एनर्जी पे कोई रिएक्शन हो रही होती है उसको वो कम कर देते हैं। कम करने से क्या होगा, रिएक्शन जल्दी होने लगेगी। रिएक्शन क्या होने लगेगी, फास्ट होने लगेगी या जल्दी होने लगेगी। तो एक काम क्या करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि ये खुद कंज्यूम नहीं होते, डू नॉट कंज्यूम देमसेल्फ, मतलब ये खुद खत्म नहीं होते। मान लो कोई एंजाइम है जो कुछ काम कर रहा है, जैसे पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है आपको पता है, जो हमारा स्टोमक होता है, पेट होता है, उसमें निकलता है, पेट में निकलता है। भाई जिसका पेपर है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, मतलब शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर देना। और प्रोटीन को किसमें तोड़ने का काम करता है, स्मॉल चेन में तोड़ने का काम करता है। जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेप्सिन खुद खत्म हो जाता है, तो ये तो खुद खत्म नहीं होते। दूसरी बात, ना ही ये संतुलन अर्थात जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसमें कोई चेंज करते हैं। ना तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज करते हैं और ना ही ये खुद खत्म होते हैं। ये भी एंजाइम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। यहां पे एक चीज और नोट करने वाली होती है कि टेम्परेचर और पीएच, अगर बॉडी का जिस पीएच पे वो काम करते हैं, जिस पीएच वैल्यू पे वो काम करते हैं, उसमें या तापमान में चेंज आता है तो वो फिर काम करना बंद कर देते हैं। कहने का मतलब कि पीएच वैल्यू, पीएच जो मान होता है और जो टेम्परेचर होता है, इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है एंजाइम्स के ऊपर। अगर इससे ऊपर नीचे वैल्यू होती है पीएच की या टेम्परेचर की, तो ये अपना कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहां तक हो गया। आगे 2-3 चीजें और आती हैं। एक होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स इनहिबिटर्स का काम होता है एंजाइम के कार्य को रोकना। जो एंजाइम काम करता है उसे रोकना। जितनी भी आप दवा वगैरह खाते हो ना, ये सब इनहिबिटर होती हैं, चीजों को रोकने के काम आती हैं। दूसरी चीज एक होती है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होते हैं, मेटल आयंस वगैरह होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव हुआ, Mg2 पॉजिटिव हुआ, मैग्नीशियम या पोटेशियम आयंस वगैरह। इनका काम होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देना, एंजाइम्स की एक्टिविटी को ज्यादा कर देना। ठीक है भैया, इनहिबिटर ये एंजाइम के काम को रोकते हैं और एक्टिवेटर ये एंजाइम के कार्य को बढ़ाते हैं। और तापमान और पीएच का भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। अब बात करेंगे कि एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस एंजाइम से पूछे जाते हैं, इसलिए। तो देखो, एक फ्रेंच व्यक्ति थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, जिनका नाम था एंसेल्मे पेन। एंसेल्मे पेन, एंसेल्मे, अब मैंने जैसे इनका नाम लिख पाया हिंदी में वो लिख रहा हूं, पेन। पेन भी इनको आप बोल सकते हो। 1833 में इन्होंने फर्स्ट एंजाइम खोजा था जिसको बोलते हैं डाई स्टेज। क्या बोलते हैं, डाई स्टेज। सुना इसका नाम कहीं, डाई स्टेज, डाई
स्टेज, बाबू हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के ऑडियंस हैं, तो दोनों तरीके के बच्चे हैं, तो मैं दोनों के लिए ही ये डालता हूं। डाई स्टेज नाम का फर्स्ट एंजाइम था जिसे एंसेल्मी ने पाया था। पेन का मतलब क्या होता है, जैसे इन्होंने कोई चीज पाई हो, कोई चीज खोजी हो। तो डाई स्टेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है कि हमारा जो सलाइवा होता है उसमें एमाइलेज नाम की चीज होती है, अमाइलेज, वो भी स्टार्च को बदलता है, तो वो क्या हो गया। तो बच्चा जो डाई स्टेज होता है ना, इसी को हम अल्फा बीटा या गामा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एस का मतलब होता है, एस जितने भी वो होते हैं एंजाइम उनके पीछे लगता है। ठीक है ना, हाँ पूरे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज का दूसरा नाम डाई स्टेज भी कह सकते हैं, या डाई स्टेज को हम अल्फा बीटा गामा, ये कई तरीके के अमाइलेज होते हैं जो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को उसकी नीचे वाली फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं या डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो एंसेल में पेन ने 1833 में डाई स्टेज नाम का पहला एंजाइम खोजा था। और डाई स्टेज का नाम क्या होता है, डाई, डाई माने दो, मतलब दो छोटे छोटे उनमें तोड़ दे। इस तरीके से याद करोगे तो कार्बोहाइड्रेट को हमें तोड़ना होता है, उससे पहले हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, परेशान मत होइए। 1877, और जब आप पेपर दे के आओगे ना आरएएस वगैरह का, तो आप बहुत ही खुशी से चिल्लाओगे आके कि सर बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। परेशान क्यों हो रहे हो। एक 1833 में 1877 में एक विल्हम कुहन नाम के व्यक्ति थे, जर्मन, इन्होंने एंजाइम वर्ड दिया है। एंजाइम वर्ड जैसे विटामिन शब्द सी फंक ने दिया है, प्रोटीन जे बर्जीलियस, इसी तरह जो एंजाइम नाम का शब्द है 1877 में किसने दिया था, विल्हेल्म कुहन, जो कि कौन है, जर्मन है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आ जाती है 1907 में एडवर्ड बुचनर, एडवर्ड बुचनर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने जाइमेज नाम का एक एंजाइम होता है, जाइमेज, जो कि ईस्ट, ईस्ट होती है ना, ईस्ट, ईस्ट जब किसी चीज को फर्मेंट कर देती है तो उससे बनती है इथेनॉल, मतलब एल्कोहल बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट का फर्मेंटेशन देखा होगा ना आपने। जो ईस्ट नाम की चीज होती है वो क्या करती है, जाइमेज नाम का एंजाइम होता है जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के काम आता है। तो 1907 में एडवर्ड बुचनर को नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री का। इसकी खोज करने के लिए उन्होंने बता दिया था कि जो ईस्ट होती है ये, ठीक है, तो जो ब्रेड वगैरह नहीं होते उसमें भी अगर फर्मेंट हो, ठीक है भैया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आता है, देखो, प्रोटीएज, प्रोटीएज, एक वर्ड आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एस वर्ड क्या दिखाता है, ये एंजाइम्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, एंजाइम्स को। और ये जो पहले वाला शब्द होता है जैसे प्रोटी, तो आपको क्या लगेगा, ये मतलब आपको क्या लगना चाहिए, ये किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे। मतलब प्रोटीएज वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की फैमिली होती है जो प्रोटीन को छोटी चेन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स या मैं क्या कहूंगा अमीनो एसिड्स में बदल देती है। किस में बदल देती है, प्रोटीएज नाम के वो एंजाइम होते हैं, क्योंकि एस वर्ड किसको दिखा रहा है, एंजाइम को। और ये जो पहला वाला शब्द होता है ये दिखाता है किस पे काम करते हैं, तो प्रोटीन को छोटे छोटे एमिनो एसिड्स वगैरह में बदल देते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहां पे चीज बता दूं कि यही एंजाइम्स होते हैं जो एचआईवी एड्स होता है, जो एचआईवी वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होता है, उसके रिप्रोडक्शन में बहुत काम करते हैं। किसमें काम करते हैं, रिप्रोडक्शन में। तो इसको रोकने के लिए या जिसको एड्स होता है उसको उसी स्टेज पे रखने के लिए, उसको उसी स्टेज पे रखने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है उसमें इसके इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं, इनहिबिटर, मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो इस प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं उसके काम को रोकती हैं। जब ये अपना काम नहीं करेगा
तो HIV एड्स में जनन नहीं होगा, वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वायरस की फैमिली अपना अपना जो फैमिली होगी उसको इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और जो एड्स होगा वो एक लेवल पे रुक जाएगा। तो जो रेट्रोवायरल या मतलब जो ये होती है ना दवाइयां करके आती है, रेट्रो दवाइयां कुछ करके आती है, इसमें उनके अंदर इसी प्रोटीएज के इनहिबिटर वगैरह पाए जाते हैं। चलिए वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया प्रोटीएज। आगे बढ़ते हैं। 10 एंजाइम मैंने ढूंढे हैं अच्छे अच्छे, उन 10 के 10 तो आपको कराना है। उसके बाद में मिनरल्स। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है, अच्छे से लिख लेना इसको, ओरोटिडीन, ओरोटिडीन 5 फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, 5 फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। ओरोटोडीन, इसको इस तरीके से याद कर लो, ओरोटोडीन। तो जैसे डीन समझ में आ गया, तो डीन क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपने पढ़ा होगा साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये कहीं पढ़ा है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। तो आप कहेंगे सर ये बेस होते हैं, और ये बेस कौन से होते हैं, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन बेस होते हैं जो डीएनए में लगे होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, डीएनए वगैरह में। ठीक है ना, ये किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में। तो ओरोटोडीन जो नाम का एंजाइम होता है, ये इनको बनाने के काम आता है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल आदि के निर्माण करने के काम आता है। फिर से लिख लीजिए, जो ओरोटोडीन, डीन मतलब पायरिमिडीन, इसमें तो जो पायरिमिडीन होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में। इनको बनाने का काम कौन करता है, ओरोटोडीन, ओरोटिडीन नाम का जो एंजाइम होता है। 2 हो गए, इन सबको मैं नोट्स की फॉर्म में डाल भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीखते रहो, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपके लिए, जो 3 है वो है पेप्सिन। इसमें तो आप सभी बता दोगे, पेप्सिन, पेप्सिन निकलता कहां से है, आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ोगे इसको डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। ये निकलता कहां है, हमारे पेट में, स्टोमक। स्टोमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय। आमाशय में एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, पेप्सिन। काम क्या होता है, पेप माने प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड्स। अब कहोगे सर ये पेप्टाइड क्या होते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा कि बच्चा जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग लंबी चेन, उसको वो शॉर्ट में बदल देता है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, शॉर्ट अमीनो एसिड्स, चेन ऑफ शॉर्ट अमीनो एसिड्स। जब ये आगे जाएगा इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन में ये और भी सरल हो जाएंगे या थोड़े थोड़े और कम हो जाएंगे। पेप्सिन का लिवर से कोई लेना देना नहीं है, पेप्सिन स्टोमक गैस्ट्रिक जूस में निकलता है, और भैया ये प्रोटीन को छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में चेंज करने के काम आता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, मतलब इसके लिए एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम होना चाहिए, अम्लीय। इसीलिए अगर आपको इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या होगी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें HCl भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जिसके 2-3 काम होते हैं। ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है भैया जी, ओके जी, यहां तक कोई दिक्कत। पेप्सिन स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में, HCl भी उसमें होता है। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को छोटे छोटे एमिनो एसिड्स की चेन में तोड़ देता है, और ये किसमें काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है 4th। ठीक है, 4th आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं,
क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। जब मैं आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्च किससे मिलमिल के बनता था, स्टार्च किससे मिलके बनता था? ग्लूकोज से। ठीक है भैया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बनते थे ना, अमीनो अम्ल से। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इनकी जो छोटी फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भैया। तो इसी तरह जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनसे क्या बनाता है? डीएनए को बनाता है। ये हमारी बॉडी में बनते हैं। उसके बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है, ये क्या बनाता है? उन्हीं से डीएनए को बना देता है। क्लियर है? तो मतलब डीएनए की जो छोटी फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसे, और ये जो होती है अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं बस। जो जैसे एक ईंट होती है, एक ईंट से 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, जब एक के बाद एक ईंट आप उसको लगाते चले जाते हो तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है? दीवार बन जाती है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनसे डीएनए वगैरह बने होते हैं। चलिए 4 हो गए। 5वें की बात करते हैं, यूरिएज। यूरिएज। अब आप मुझे बताइए कि जो यूरिएज नाम का एंजाइम होगा, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं, इसके नाम से कुछ बताओ कि ये किसको बदलेगा, ये किसको डिकम्पोज करेगा? जो यूरिएज नाम का एंजाइम होता है, ये किसको डिकम्पोज करेगा? फटाफट से बताइए। जो यूरिएज नाम का एंजाइम होता है, ये किसको डिकम्पोज करेगा? बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे। तुरंत आप नाम से समझ गए कि सर एज माने तो हो जाता है एंजाइम, और यूरिया, यूरिया से यूरिया ही बनता होगा, तो बिल्कुल सही। NH2CONH2, भाई यही तो यूरिया का फॉर्मूला होता है, 2 बार NH2NH2, 1 बार CO। तो ये जो एंजाइम होता है यूरिएज, ये बदल देता है उसको अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो जो यूरिया होता है उसका डिकम्पोजिशन करता है कौन? यूरिएज नाम का एंजाइम। यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, शाबाश। छठे पे आ जाते हैं, कैटालेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं कैटालेज। ये जो कैटालेज नाम का एंजाइम होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब मैंने ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़ाए थे केमिस्ट्री के अंदर, तो मैंने ये भी बताया था, हाँ 184 ओबीसी कर लीजिए, कैटालेज। कैटालेज, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो अंदर जाती है, तो उससे कई सारी चीजें बनती हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन परऑक्साइड भी थी, याद है ना? और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, ये इसका नेचर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेटिव होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना? H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, ये हमारी बॉडी में बनती है। मैंने ये भी बताया था उस समय कि इसका नेचर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव होता है, और ऑक्सीडेटिव होने की वजह से ये हमारे सेल्स के लिए क्या होती है? टॉक्सिक, विषैली होती है, जहरीली होती है। अगर इससे बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाए तो क्या होगा कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन, सेल्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो कैटालेज नाम का एंजाइम है, ये यहां पे काम आता है। अगर मैं इसको 2 में तोड़ दूं तो ये वाटर और ऑक्सीजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? वाटर और ऑक्सीजन में बदल देता है। समझ में आ रहे हैं? क्या कहा कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है उसको कैटालेज नाम का एंजाइम पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है, जो हमारे अंदर टॉक्सिक चीजें होती हैं उसे नॉन टॉक्सिक बना देता है। क्लियर हो गया? वरना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो देखो हमारे शरीर में कितना अच्छा है कि उसको, शरीर को पता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए गलत है ना? तो ये उसको भी, अब शरीर ने एक अंदर से अपनी एक संरचना ऐसी बना ली है, एक ऐसा सिस्टम बना लिया, एफिशिएंसी बना ली है कि जो चीजें हमारे अंदर बेकार होती हैं उन्हें भी वो ठीक कर देता है। ठीक है बच्चा?
चलिए नेक्स्ट आ जाता है कैटेलेज हो गया 7वां, लैक्टेज। तुरंत बता दोगे इसको तो कि लैक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है ये क्या करता होगा, फटाफट से जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो जो हमारे मिल्क होता है, जो हम दूध पीते हैं, तो मिल्क में जो शुगर होती है जिसकी वजह से दूध के अंदर मिठास होती है उसको करता है लैक्टोज। उसमें जो जो शुगर होती है, मिल्क शुगर बोल सकते हो जिसे आप, दूध की मिठास, वो होता है लैक्टोज। बहुत सही आंसर दिया बच्चे ने कि उसको किस में तोड़ देता है ये लैक्टेज, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। क्योंकि आपको पता है जो लैक्टोज होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है और डाई को दोबारा से उसके दो छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ देता है। लैक्टेज नाम का एंजाइम लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, दूध के अंदर पाई जाने वाली चीनी, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ देता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ देता है। क्लियर है भैया? चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। लैक्टेज भी क्लियर हो गया। इन एंजाइम में पूछा जाता है कि अगर सही कोई पेपर बनाएगा पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो वो आपको इसमें फंसा देगा। मैं पेपर बताता तो ये सब चीजें जरूर होती है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तुरंत बताएंगे ट्रिप्सिन कहां बनता है, ट्रिप्सिन कहां बनता है, जल्दी बताइए ये कहां बनता है, बताइए फटाफट। अभी सभी लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, पीडीएफ मिलेगी लेकिन छोटी छोटी चीजों को उतारा कीजिए। जो मैं बोलता हूं बीच में वो मैं पीडीएफ में नहीं लिखता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। आमाशय नहीं बेटा, लार में भी नहीं बनता। देखो कितनी कम, बिल्कुल सही। तो देखो, हालांकि ये एक तरीके की हमारी गलत फहमी है, ये एक तरीके की गलत फहमी है कि जो ट्रिप्सिन है वो पेन क्रियाज में बनता है, लेकिन आप पेन क्रियाज ही मान के चलो। किसमें मान के चलो? पेन क्रियाज। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में समझना बातें क्या होती है। एक ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन नाम की चीज होती है, ट्रिप्सिनोजन, जिसे आप प्रोट्रिप्सिन बोल सकते हो। ट्रिप्सिन की पहली वाली फॉर्म, जैसे अर्गेस्टेरोल होता था ना जिससे विटामिन डी बनता था, तो बाबू ट्रिप्सिनोजन बनता है पेन क्रियाज में। और पेन क्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, जब ये ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, छोटी आंत में कह लो या ड्यूडेनम में आ जाता है, क्या पे आ जाता है? ड्यूडेनम। छोटी आंत लिख देता हूं मैं, छोटी आंत में आ जाता है तो वहां पे इसमें एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं एंटीरोपेप्टिडेज। इसमें एक और चीज मिलती है, प्लस बोल सकते हैं, ट्रिप्सिनोजन में एंटीरोपेप्टिडेज, एंटीरोपेप्टिडेज। और ड्यूडेनम में आने के बाद में और इसके मिलने के बाद में ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन नाम की चीज में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्ली नहीं है, मोर है। बिल्ली और मोर की आवाज में भी डिफरेंस करना भूल गए हैं? ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन के अंदर क्या मिल जाता है? एंटीरोपेप्टिडेज। दोनों मिलने से छोटी आंत में क्या बनता है? ट्रिप्सिन। तो इसलिए कभी कभी हम क्या कह देते हैं कि भैया कि ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये कहां बना था? पेन क्रियाज में। इसलिए हम ये भी सोच लेते हैं कि जो ट्रिप्सिन बना होगा वो भी कहां बना होगा भैया? पेन क्रियाज में बना होगा। ठीक है, गलती आपकी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ट्रिप्सिन पेन क्रियाज में आके नहीं बनता। उसकी पहले डीएक्टिवेट फॉर्म आती है, इनएक्टिव फॉर्म। उसके बाद में जब इसमें एंटीरियोपेप्टिडेज मिल जाता है तब जाके वो क्या बनती है? ट्रिप्सिन बनती है। तो इसका काम भी कुछ नहीं होता, जो पेप्टोज या पेप्टाइड्स किसमें बने थे? स्टोमक में, उनको और एमिनो एसिड्स में तोड़ देती है। कहने का मतलब ट्रिप्सिन भी किसको पचाता है? ये भी प्रोटीन्स को पचाता है। ये भी किसको पचाता है? प्रोटीन्स को पचाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो बता दो मुझे कि कोई इसको पढ़ भी रहा है या मैं ऐसे ही चले जा रहा हूं? ये आपको समझ में भी आ रही है चीजें? ये मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये जरूर बता देना मेरे भाई, कहीं पता चले कि मैं
मतलब इसको तो वैसे मत समझना 6-6 7-7 घंटे लगते हैं तब जाके 2 घंटे का लेक्चर आ पाता है इतनी इंफॉर्मेशन के साथ में। बाकी अगर ये ऐसे लिखना होता कि ट्रिप्सिन कहां से निकलता है तो मुझे क्या था बाबू, ये ऐसे लिख देता। पर जब आप पढ़ो तो चीजों को अच्छे से जानो, ये मेरा हमेशा से रहा है और उसी को मैं बताने की कोशिश करता हूं। 8 हो गए। 9वां आ जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताइए कि आपने वर्ड सुना होगा पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो, ये कहां सुना था? ग्लाइकेन। फटाफट से बताइए ये वर्ड आपने कहां सुना था? ये वर्ड आपने कहां सुना था? पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ बेटा, बायो अच्छी लगेगी, एक बार तुम बायो पूरी तो हो जाने दो, तुम तीनों सब्जेक्ट में माहिर हो जाओगे। जिसकी फर्स्ट क्लास है वेलकम, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता, व्यूज कम जाते हैं, तो सब में आएगा ये काम। अब देखो, अब देखो, ये अब बता रहे हैं कि आपने कहां सुना था और ये मैंने पढ़ाया है। मैं आपको बताऊं, ये मैंने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। अब मुझे बताओ ये क्या होता है? बहुत मोर है, आप इसका बताइए। विजय बेटा हेलो हाय छोड़ो, इसका आंसर दो। गलत। इसका मतलब कि आप जो मेरे लेक्चर है ना, हो सकता है कि आप मुझ पे एहसान कर रहे हो आके कि अरे यार सर का साथ दे, ऐसा दे, तो बाबू ये बात है गलत, एकदम गलत। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। बिल्कुल सही अनिल, शाबाश। इसको बाबू शर्मा को बंद करो पहले, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकॉन मैं आपको समझा रहा था जब मैं सेल वॉल पढ़ा रहा था, याद हो तो सेल के अंदर जब मैं कोशिका भक्ति पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेल वॉल होती है, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पौधों की। आपको याद हो तो मैंने बताया था सेल्यूलोज, बताया था। फिर मैंने बताया था कि जो फंगस होती है उसकी किसकी बनी होती है? तो हमने पढ़ा था काइटिन। और वही मैंने बताया था जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जीवाणु की सेल वॉल होती है, जीवाणु की सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये मैंने बताया था अच्छे से, ठीक है। प्लांट सेल्यूलोज, फंगाई, काइटिन की बनी होती है, उसकी सेल वॉल कोशिका भित्ति। इसी तरह जो जीवाणु होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? म्यूरिन भी बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकोन को। तो जो लाइसोजाइम नाम के एंजाइम होते हैं ये पेप्टिडोग्लाइकोन को डिकम्पोज करते हैं, मतलब सेल वॉल्स जो होती है बैक्टीरिया की उसको गलाते हैं या उसको डिकम्पोज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? इसलिए मैं बोलता हूं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट्स ऑन पेप्टिडोग्लाइकेन? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन पे काम करता है? तुरंत आना चाहिए लाइसोजाइम। क्लियर है भैया? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। फंगाई की जो फंगस होती है उसकी काइटिन की। तो लाइसोजाइम भी हो गया, जीवाणु की सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं या उसका भक्षण करते हैं या उसको डिकम्पोज करते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है ल्यूसीफिरेज। कितना अच्छा एंजाइम है और कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। ल्यूसीफिरेज, ल्यूसीफिरेज। तो चलो आपको ल्यूसीफिरेज तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको ल्यूसीफेरिन पता होना चाहिए। ल्यूसीफेरिन ये क्या सब्सटेंस होता है? ल्यूसीफेरिन, ये सब्सटेंस पता है ल्यूसीफेरिन क्या होता है? बताइए फटाफट, ये ल्यूसीफेरिन क्या होता है? बताइए बताइए। ल्यूसीफेरेज, ल्यूसीफेरेज छोड़ दो, इसको बता दो। ल्यूसीफेरिन एक्चुअल मैंने जो 5 बजे की सोची थी ना, तो घर में बहुत अंधेरा रहता, लाइट नहीं आई तो उस दिन दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो 5 बजे का देख के क्या समझ में हो सकता है? नहीं चाहिए। चलो एक वर्ड और लिख रहा हूं, बायोल्यूमिनिसेंस। बायो
ल्यूमिनिसेंस, ये पता है। बायोल्यूमिनिसेंस, ये तो पता होना चाहिए। बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है, ये पता है बायोल्यूमिनिसेंस। इसको देखो, जिसकी फर्स्ट क्लास है वेलकम बच्चा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। बताइए, टेलीग्राम ग्रुप के बाद में, क्लास के बाद में बताऊंगा, बताइए फटाफट। ठीक है, तो बच्चा ये क्या होता है, देखो जो जीवित प्राणी होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर से अगर प्रकाश निकले, अगर उनके अंदर से क्या निकले, प्रकाश, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। क्लियर है। अब आप जैसे ही ये वर्ड आप मैंने लिखा हिंदी में कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो ल्यूमिनिसेंस होता है, तुरंत आंसर आ गया प्रीति का कि जुगनू, जिसे आप फायर फ्लाई बोलते हो, फायर फ्लाई बोलते हो ना, उड़ने वाली आग। तो बच्चा उसके अंदर जिसकी वजह से वो प्रकाश निकलता है वो ल्यूसीफेरिन होता है। जो सब्सटेंस जिसकी वजह से प्रकाश निकलता है, संदीप को हटाओ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूसीफेरिन। ठीक है, जुगनू। समझ में आ रहे हैं अच्छे से। जुगनू हुए, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी वगैरह होती है, वो सब क्या काम करती हैं, वो सब अपने अंदर से बायोल्यूमिनिसेंस करती है, इसकी वजह से ल्यूसीफेरिन। तो ये नहीं एंजाइम होता है जो इस पे एक्ट करके इसको डिकम्पोज करता है, जिसकी वजह से वो लाइट आती है। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शाबाश। एक और मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि जब मैं प्रोटीन्स पढ़ा रहा था, और प्रोटीन पढ़ाने में मैंने एक दो जगह कहीं पे टीपीपी वगैरह का इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब कुछ कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम, ठीक है, एंड कुछ मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस, मेटल क्या है, जैसे के पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, उसके अलावा Mg2 पॉजिटिव। मतलब ये जो मेटल आयंस होते हैं ये और कोएंजाइम, ये भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है भैया, चलिए शाबाश। पुरानी वीडियोस देखना आप कतई भी मत भूलिएगा, उसके बिना नहीं है कुछ भी। क्लियर है बात। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, रिजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, पिक्सेल्स रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हमारे क्या क्या कंप्लीट हो गया, हमने फैट पढ़ लिए, फैट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में आपको इसमें से एक चीज तो पता चल जाएगी, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स ऐसे मान लो कि कोएंजाइम हुआ पहले, और कोएंजाइम जो होते हैं प्लस जो प्योर एंजाइम होते हैं, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। कोएंजाइम और एंजाइम ये थोड़े से लार्ज होते हैं, ये बड़े मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये चारों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, अगर आपने वो पुरानी वीडियो सारी की सारी अच्छे से देखी होंगी। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की क्लास रह जाती है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की क्लास हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, खनिज लवण। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, लगभग 29 एलिमेंट्स जो होते हैं, लगभग 29 तत्व जो होते हैं, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में। लगभग ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना, कि जो 29 तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने कुछ तो पढ़ा हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। इसके अलावा जो मैंने थोड़ी बहुत पहले लिखी थी, हाँ बेटा प्लेलिस्ट में है सब कुछ, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कार्य करते हैं। जैसे कुछ का तो आपको पता होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दांत और हड्डी वगैरह जो बनी होती है इसमें काम आता है। तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें पता होंगी, जो सारी चीजें नहीं पता उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप आज के बाद में
उन्हें भी आप अच्छे से बता पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर का और है, इसे और कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चंस वाली क्लास है उसका भी क्लियर नहीं है, उसका भी देखते हैं। तो इसमें भी मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। उसके अलावा 11 और एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा 11 और एलिमेंट होते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग हमारी बॉडी में जो 900 से 1200 ग्राम के करीब, 300 ग्राम को छोड़ देते हैं, इसमें इतना नहीं है, डायरेक्ट इनका वहीं से स्टार्ट करते हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जिस काम ये इंपॉर्टेंट आते हैं वहीं से इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे कि इसमें जो 5 मिनरल्स हैं, जो 5 एलिमेंट हैं, वो मेजर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 5 मेटल या मिनरल है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। उसके अलावा जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेस। उसके अलावा जो होते हैं बाकी के, उनको बोलते हैं ट्रेस, जो कि बहुत ट्रेस एलिमेंट्स जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन काम वो भी आते हैं। पाए तो बहुत कम मात्रा में जाते हैं, लेकिन पाए वो भी जाते हैं। स्टार्ट करेंगे सोडियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है एएलपी वगैरह, आरआरबी में अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए एएलपी में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आ जाता है सोडियम, सोडियम, सोडियम। तो देखो 2-3 चीज तो आपको पता ही होगा, Na पॉजिटिव फॉर्म में। एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, एक तो किसको बना के रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या क्या कहूं, विद्युत अपघट्य संतुलन, विद्युत अपघट्य संतुलन। मतलब अगर शरीर में आयंस की कमी नहीं होने देता। दूसरी चीज किसके काम आता है, जो नर्व फंक्शन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है, न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है, मतलब जैसे मैंने अपने आप को चींटी काटी, तो सोडियम हेल्प करता है यहां से दिमाग तक, या जो मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड होती है यहां तक संदेश पहुंचाने में। तो तंत्रिका तंतु जो होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, तंत्रिका तंतु में संचरण, तंत्रिका तंतु में संचरण। तीसरी बात, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं पेशियों का संकुचन, मांसपेशी संकुचन, संकुचन। इसमें भी आपका सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट फास्ट स्लो, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ज्यादा फास्ट फास्ट हार्ट बीट होने लगती है। और रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, इसको भी नियंत्रित करने के काम आता है। मतलब रक्त दाब और जो हमारी दिल की गति होती है, हृदय की गति होती है, वो उसमें भी सोडियम का काम होता है। नेक्स्ट इसमें क्या जाता है कि अगर आपके अंदर सोडियम ज्यादा है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर सोडियम जो पाया जाता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है। जो सेल होता है ना, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ज्यादा होता है, जबकि उसके अंदर जो, ठीक है, तो कोशिकाओं के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम ही पाया जाता है।
हाँ, अगर इसकी हाई क्वांटिटी है, इसकी क्या है, हाई क्वांटिटी है, इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा, तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिसे आप हाइपरटेंशन भी बोलते हो। सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से क्या होती है, नमक वगैरह में से ज्यादा जाता है, या अगर आप सी फूड खाओगे तो उससे हमारे शरीर में ज्यादा जाता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में से खाओगे तो आपको किसकी शिकायत होगी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, या बेटा कंप्लीटली तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या कहा, हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल चीजें होती है जिनसे हर एक चीज रेगुलेट होती है, नियंत्रण होती है। तो अगर एक चीज कम हो जाती है तो भी कोई दिक्कत, मतलब तो दिक्कत तो आती है, लेकिन बॉडी हल्की फुल्की फंक्शन करती रहती है। तो सोडियम मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, उसके अलावा कैल्शियम भी करता है, उसके अलावा पोटेशियम भी करता है। ठीक है बच्चा, हाई क्वांटिटी मतलब हाइपर टेंशन। ये हो गया हमारा सोडियम का। ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ एक चीज और यहां पे याद कर लीजिए कि हमारे शरीर में सोडियम की कितनी मात्रा होगी, उसको जो नियंत्रण करता है वो करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस, वो सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, हमारे शरीर में कितनी सोडियम हो। और ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है इसको नियंत्रित करने के लिए, वो होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। अब आप कहोगे ये हमारी बॉडी में जो यूरिन होता है, जो टॉयलेट होता है, उसको भी नियंत्रण करता है। जब हमारी बॉडी में ज्यादा पानी होगा, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा पानी, तो कम होगा सोडियम। सोडियम क्या होगा, कम। जब हमारी बॉडी में कम पानी होगा, कम पानी, तो सोडियम की मात्रा होगी ज्यादा। ठीक है भैया, सोडियम की मात्रा ज्यादा, वैसोप्रेसिन हार्मोन आएगा और हमें प्यास वगैरह लगेगी। क्या लगेगी, प्यास। प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। जो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इसकी मात्रा भी कम हमारी बॉडी में हो जाएगी। मतलब ज्यादा मत जाइए आप। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन होता है जो सोडियम या कहें जो टॉयलेट वगैरह की मात्रा होती है, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, ये हार्मोन उसको भी मैनेज करने के काम आता है। इसके अलावा कंप्लीट कर सकते हैं आप आराम से, एल्डोस्टेरोन भी होता है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है भैया, ये हो गई आपकी सोडियम की सारी नाम कथा खत्म। आगे आ जाते हैं पोटेशियम। ये भी मुझे लगता है 8 से 10 है, परेशान मत होना। पोटेशियम ये खत्म हो जाएगा तो कल से हम लोग सिस्टम्स ऑफ बॉडी शुरू कर देंगे, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव। 2 से 3 सिस्टम्स एक दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे तो आराम से बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है भैया, पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम की बात कर लेते हैं। ये कहां पाया जाता है, थोड़ी देर पहले इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, कोशिका द्रव्य के अंदर। जो कोशिका के अंदर द्रव होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, अंदर के द्रव में जो कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है इंटरसेल्यूलर, उसमें ये पाया जाता है पोटेशियम। इसको शो किससे करते हैं, के पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। तो देखो, एक तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना के रखता है। क्या बना के रखता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, सेल के बाहर और अंदर जब चीजें आती जाती हैं, जब एक्सचेंज होता रहता है, थोड़ी देर की बात हो रही है 15-20 मिनट की, तो ये क्या करता है पोटेशियम, सेल के अंदर और सेल के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे आप विद्युत विभव भी कहते हो, इसको बनाए रखता है। ठीक है, इसको बनाए रखता है जिससे चीजें आने जाने में आसानी होती है। दूसरी चीज क्या करता है, ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। ये भी किसमें काम आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कोशीय संकुचन भी बोलते हैं या जिसे पेशी संकुचन भी आप बोलते हो।
इसका काम भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आना है। इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना के रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना के रखता है, और इससे एटीपी के जो मतलब रेगुलेट एटीपी, जो हमारी एटीपी होती है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी होती है, उसे भी रेगुलेट करने के काम आता है विद सोडियम। सोडियम के साथ मिलके एटीपी का नियंत्रण करता है। एटीपी का क्या करता है? नियंत्रण। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि अगर सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा थी तो हाई ब्लड प्रेशर होता था। इसमें लो क्वांटिटी, अगर पोटेशियम की लो क्वांटिटी है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। हाई ब्लड प्रेशर। और भी इनके बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे ज्यादा काम होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा। तीसरा आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम किसकी फॉर्म में? Ca2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कैल्शियम। तो दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि देखो, एक हार्मोन होता है ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड। क्या हार्मोन बोलते हैं? पैराथायरॉइड। ये हार्मोन प्लस विटामिन डी, ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, जो विटामिन डी और पैराथायरॉइड हार्मोन, ये दोनों का काम क्या होता है? बोन्स पे कैल्शियम, जो हड्डी होती है, जो हड्डी होती है, हड्डी पर कैल्शियम को स्टोर करते हैं या कैल्शियम को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम को। कहां पे? बोन्स पे, हड्डियों पे। पैराथायरॉइड और विटामिन डी। तो इसका मतलब जो बोन फॉर्मेशन होती है, हड्डियों का जो निर्माण होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हड्डी के निर्माण में कैल्शियम का ही काम आता है। उसे करता कौन कौन है? गुणवत्ता बढ़ाएंगे बेटा, क्वालिटी बढ़ाएंगे। अच्छा हिंदी का वर्ड है, ठीक है। पैराथायरॉइड और विटामिन डी जो होता है, इनका काम होता है इस कैल्शियम को हड्डियों पे डिपॉजिट करना, जमा करना और हड्डियों के निर्माण में सहयोग देना। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ जाता है ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, इसका काम होता है हड्डियों पे कैल्शियम को जमाना। इसके अपोजिट होता है कैल्सीटोनिन, एक हार्मोन होता है इसके अपोजिट। जब कैल्सीटोनिन, तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, ये बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। इसका मतलब ये हड्डियों से कैल्शियम को हटाता है। दो तीन चीजें अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग बात मत कीजिए कि पैराथायरॉइड बोन्स पे जमाता है और कैल्सीटोनिन जो होता है, नाम से तो लगेगा बढ़िया कैल्शियम का बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो कैल्सीटोनिन होता है, ये हड्डियों से कैल्शियम को हटाता है। या ये कहें कि जब पैराथायरॉइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कौन आ जाता है? कैल्सीटोनिन आ जाता है। चलिए उसके बाद में आ जाता है इसके बारे में, एक तो ये चीज होगी हड्डियों, दांत, इनके फॉर्मेशन, बोन्स एंड टीथ। उसके अलावा दांत में भी काम आता है। उसके बाद में आ जाता है नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन जैसे मैंने अभी बताया था, जो तंत्रिका तंतु होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, उसके संचरण में भी भूमिका निभाता है। उसके अलावा जो आरबीसी होती हैं, उनकी सिंथेसिस और उनके फंक्शन में भी हिस्सा लेता है। ठीक है, क्या काम करता है कि जो आरबीसी होती हैं, उनके सिंथेसिस, उनके निर्माण, उनके संश्लेषण या उनके निर्माण या उनके फंक्शन, इन दोनों को भी सपोर्ट करता है। मतलब जो हमारी आरबीसी होती हैं, उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके निर्माण में भी, क्योंकि बोन मैरो में बनते हैं, ये आपको पता है, हड्डियों में होता है, कैल्शियम की बनी होती है, तो वहां और उनके फंक्शन में भी काम करता है। चलिए, इससे दो बीमारियां होती हैं जो कि कई बार पूछ लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने एक चीज बताई थी कि जहां भी ये ऑस्टियो नाम का वर्ड आ जाए, तुरंत आप समझ जाना किससे रिलेटेड है? हड्डियों से रिलेटेड है। तो हड्डियों में मिनरल कंटेंट कम हो जाता है। मिनरल कंटेंट कम, जो हड्डियों में कैल्शियम वगैरह का कंटेंट होता है, फास्फोरस वगैरह का कंटेंट होता है,
वो क्या हो जाती है, कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है ऑस्टियोमेलेशिया। क्या नाम होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। ये जो ऑस्टियोमेलेशिया नाम की बीमारी होती है, इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। बोन्स कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट, नर्म, मुलायम हो जाती हैं हड्डियां। क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ। नर्व कंडक्शन संचरण में सपोर्ट करती है आरबीसी के निर्माण और कार्य में। दूसरी बात, इसमें कुछ बीमारियां होती हैं इसकी कमी से। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, मिनरल कंटेंट, जो खनिज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात ऑस्टियोमेलेशिया, मेलेशिया माने जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया। पोरोसिस, जिसमें पोर्स, पोर्स माने मिनरल कंटेंट, छेद हो जाता है, ऐसा समझ लो। पोर्स होती है ना ऑस्टियोपोरोसिस, तो पोर्स छेद, मिनरल कंटेंट कम तो छेद। दूसरी तरफ आप देखोगे ऑस्टियोमेलेशिया तो उसमें नर्व। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है चौथा, फॉस्फोरस। चौथा क्या आ जाता है, फॉस्फोरस। ठीक है, पी से दिखाते हैं फॉस्फोरस। ये भी बोन्स, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PO4 3 नेगेटिव, ये जो आयन होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, PO4 3 नेगेटिव। कैल्सिटोनिन बेटा मिनरल कंटेंट कम करने के, अगर ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो मिनरल कंटेंट कम हो जाएगा, तो आप उसे ऑस्टियोपोरोसिस से जोड़ सकते हैं। पढ़ लो थोड़ी देर और, ठीक है सब लोग। फॉस्फोरस PO4 3 नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि बोन्स और टीथ, हड्डी और दांत, इन दोनों में बनने में काम आता है। ठीक है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, हड्डी व दांतों का निर्माण, दांतों का निर्माण, हड्डी व दांतों का निर्माण। ठीक है भैया, और वो भी किस फॉर्म में, वो भी लिखवा दे रहा हूं, वो भी लिखवा दे रहा हूं। दांतों में कैसे, ये दांतों की इनेमल होती है ना, ये कैसे बनती है तो समझना। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। टाइट होते हैं ना हमारे दांत, तो देखो ये फॉर्मूला होता है CA5PO4 3OH। इस OH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। आपको पता है, इसका पता है ना फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करती है। जो फ्लोरीन होती है वो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करती है। तो अगर इसके साथ फ्लोरीन रिएक्ट कर लेती है, जो आपके टूथपेस्ट में होती है, नॉर्मली नेचुरली पानी में होती है, तो CA5PO4 3, जिसे आप हाइड्रोक्सिल एपेटाइट बोलते हैं, जिसके जैसे ही इसके साथ फ्लोरीन रिएक्ट करती है तो क्या बन जाती है, CA5PO4 3F प्लस जो OH होता है वो इससे अलग हट जाता है, और इसको बोलते हैं फ्लूरो एपेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, फ्लूरो एपेटाइट। ये जो F इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटके क्या बन लग जाता है, ये फ्लोरीन लग जाता है, इसको बोलते हैं फ्लूरो एपेटाइट। हाइड्रोक्सी हट जाएगा और क्या बोलेंगे, फ्लूरो एपेटाइट। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए कहते हैं जो फ्लूरीन होती है ये दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के काम भी आती है, क्योंकि ये OH को हटा के खुद जुड़ जाती है, और ये जो कंपाउंड बनता है इनेमल, ये ज्यादा बेटा हार्ट अटैक किसी एक चीज की कमी से नहीं आता बच्चा। हार्ट अटैक क्या होती है, हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है ना, उसकी कुछ आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब हार्ट के अंदर वो जाएगा, मतलब आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो खून पास नहीं होगा, ब्लड पास नहीं होगा। हार्ट को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम करना बंद कर देगा। वो अपना काम बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा भैया, हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, फ्लूरो एपेटाइट। आगे बात करते हैं उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा काम करता है उपाचय में। कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा का कार्बोहाइड्रेट
वह वसा का उपाचय करता है, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म इनको फाइनल पहुंचाता है इनके रूप में एटीपी के निर्माण, ये तो पता ही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए आरएनए का, डीएनए आरएनए में भी फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, उसके निर्माण में भी, उसके सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है, और प्रोटीन और एंजाइम्स को भी फंक्शन कराता है। ठीक है भैया, फास्फोरस की बातें समझ में आ गई, दांतों और हड्डी, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपाचय, एटीपी, डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन में, इनके बनाने में, इनको बनाने में, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए 4 हो गए, अब आ जाते हैं 5, 10 है लगभग, ये 5वां आ जाता है क्लोरीन, क्लोरीन, हालांकि ये घातक भी होती है बॉडी के लिए बेटा, एक चीज की कमी से हार्ट अटैक नहीं आता कि वो कमी होगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो तो मैं बता रहा हूं आपको। क्लोरीन ये सबसे पहले तो आपको बताया HCl बनाने के काम आता है बॉडी में, इसको बनाने के काम आता है HCl, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना बॉडी में, गैस्ट्रिक जूस, उसको बनाने के काम आता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बनाने के काम में आता है। उसके अलावा अगर इसकी क्लोरीन की कमी हो जाती है तो ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, क्लोरीन की कमी से जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच वो घट जाता है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसमें ज्यादा CO2 घुलने लगती है, और वो ज्यादा लिवर में नहीं होता, पेट में निकलता है, स्टोमक में, ये गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में, तो CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पीएच घट जाता है और ब्लड मोर एसिडिक हो जाता है अगर क्लोरीन की बॉडी में कमी है। हाइपोक्लोरीमिया नाम की डिसीज होती है इसको। चलिए छठा, लोहा, आयरन, लोहा तो बहुत सारे एंजाइम में काम आता है, बहुत सारे प्रोटीन्स में बनने के काम आता है, जैसे कि लोहा किसमें? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है? आयरन। इस आयरन के साथ जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स, वहां पे आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। समझ में आ रहा है आपको? जो आयरन होता है वो कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कई सारी चीजों में पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? लाल। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। जहां आयरन कंटेंट ज्यादा होगा वहां क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, वहां लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचा देना। जब वो पूरे शरीर में पहुंचाता है तो क्या काम होता है कि जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक नई चीज बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। सारे टॉपिक कराऊंगा, परेशान मत होइए। बायो में जितने टॉपिक होते हैं एक एक, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। उसके अलावा ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक इसमें छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और फास्फोरस टेट्राफ्लोराइड नाम की जो ये चीजें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और फास्फोरस टेट्रा मतलब ट्राइफ्लोराइड, ये ऑक्सीजन से जल्दी, देखो क्या होता है कि हर एक चीज की कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से पहले कंबाइन कर लेती है। तो कहीं कोई चीज जल रही हो कमरों में, ये मैं पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, कहीं कोई चीज कमरे में जल रही है और जलने के बाद में उसको ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन वहां पे पूरी नहीं है, तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये खुद हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है तो ऑक्सीजन कंबाइन हो नहीं पाती और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या पड़ जाती है? कमी पड़ जाती है। और कमी पड़ जाती है तो हमारी सोते सोते ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं कि जब आप किसी बंद कमरे में अंगीठी जला रहे हो
तो नहीं जलानी चाहिए। अगर आपको जलाने का फिर भी मन है तो गेट वगैरह या खिड़की वगैरह खोल लेनी चाहिए, जिससे भरपूर ऑक्सीजन आए और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में ना बन पाए। इसको साइलेंट डेथ भी बोलते हैं। नहीं जाने मैंने कितनी बार पहले ये सब बताया। क्लियर है ना? एफिनिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की किसी चीज की एफिनिटी का मतलब होता है दूसरी चीज से जुड़ने की क्षमता। ठीक है? हाँ, बंद रूम में लैंप वगैरह जलाने से। बिल्कुल सही। सेवंथ आ जाता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसको एक बार आप फिर पढ़ोगे। अभी तो हम ह्यूमंस के लिए पढ़ रहे हैं इसको, मैग्नीशियम वगैरह को, फिर आप पढ़ोगे उसके लिए प्लांट्स में इसका क्या काम होता है। तो प्लांट्स में कहां पाई जाती है मैग्नीशियम? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बताना। एंजाइम्स में जो मैग्नीशियम होती है बॉडी में, वो एंजाइम में पाई जाती है। डीएनए आरएनए सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम का रोल होता है। अंगीठी मतलब तपने के लिए जो जलाते हैं ऐसे गांव वगैरह में, तपने के लिए। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद में आ जाता है जिंक। जिंक, जस्ता, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है जिंक की। क्लोरोफिल, बहुत अच्छे। पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल के अंदर जो सेंटर एटम होता है, हाँ, कोयले से जो जलती है, उसे मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जिंक का लिख लीजिए, जो हमारा सीमेन होता है, जो हमारा सीमन होता है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है? जो फ्लूइड होता है सीमेन। एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें भी पाया जाता है। दूसरी बात, जो हमारे न्यूरॉन्स, जो हमारा ब्लड होता है, सॉरी ब्लड कह रहा हूं, जो हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके साइनेप्सिस होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, इस साइनेप्सिस के अंदर जिंक पाया जाता है, जो मेमोरी और हमें नई चीजें सिखाने में हेल्प करता है। हमारी याददाश्त और जो हमारी सीखने की क्षमता होती है वो इफेक्ट होती है। क्लोरोफिल में जिंक नहीं होता, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है? पहला क्वेश्चन था ये। अब हम जिंक पढ़ रहे हैं। जिंक किस में पाया जाता है? जो हमारा सीमन होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन में जिंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एंजाइम भी होते हैं जिंक के। दूसरी बात, जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग, तो दिमाग, याददाश्त, जिंक माने जस्ता। ठीक है? तो जो याददाश्त होती है हमारी वो, और जो सीखने की क्षमता होती है वो कहां होती है? दिमाग में होती है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, उससे लोहे की कमी से आरबीसी की कमी हो जाती है, तो अनीमिया नाम की बीमारी होती है। कि मैं बीच बीच में इधर उधर चला जाता हूँ, ये आयरन वाले क्षेत्र पे है, आयरन वाले टॉपिक में। बाद में आती है जिंक। जिंक सीमेन एंजाइम्स में पाया जाता है। हमारी दिमाग में याददाश्त और लर्निंग बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? इसके जिंक और एंजाइम की बात करूं कि किस किस एंजाइम में पाया जाता है जिंक, तो एक एंजाइम होता है बॉडी में जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाने के काम आता है। एसिड बेस बैलेंस, तो इसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बफर सॉल्यूशन वाली, एक दिन मैंने बफर सॉल्यूशन पढ़ाया था आपको। तो बफर सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो जो एसिड कंपोनेंट होता है वो मिलके क्या बना देता है? HCO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। जब हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा होता है तो क्या बन के मिला देता है? वाटर में, मतलब उसको मतलब न्यूट्रल कर देता है, जो बेस वाला भाग होता है, ये बफर सॉल्यूशन होता है। तो इस काम को करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है? चलिए, इसी तरह एक होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें मैंने लिख दिया है। तो वो क्या करता है? देखो, लिवर, आपको पता है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जितनी भी जहरीली चीजें होती हैं, उसे कौन डिटॉक्सिफाई करता है? लिवर। तो अगर कोई जहर वगैरह से जिसकी किसी की मृत्यु होती है ना, तो वहां भी लिवर की जांच होती है। लिवर से देखा जाता है कौन सा पॉइजन या कौन सा जहर खाया था। तो इसी तरह जब हम एल्कोहल वगैरह ज्यादा पीते हैं
तो एल्कोहल को भी नॉन टॉक्सिक बदलने का, एल्कोहल को भी डिकम्पोज करने का काम जिंक वाले एंजाइम ही करते हैं। जो जिंक के एंजाइम होते हैं वही करते हैं। बफर सॉल्यूशन का वर्क होता है हमारी बॉडी में एसिड बेस, ना एसिड ज्यादा हो ना हमारी बॉडी में बेस ज्यादा हो, एसिड बेस का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, चलिए एल्कोहल वगैरह को डिकम्पोज करने का काम भी जिंक वाले एंजाइम ही करते हैं। नौवा आ जाता है आयोडीन। नौवा क्या आ जाता है बच्चा? आयोडीन। तो आयोडीन आपको पता है ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन होता है, ग्रोथ वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहां निकलता है? थायराइड ग्लैंड होती है गले में, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनता है उसमें आयोडीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आयोडीन की कमी है तो एक रोग होता है जिसको हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं, इंग्लिश में गॉयटर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉयटर। गला फूल जाता है। अगर गॉयटर रोग का नहीं रुका तो आगे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है क्रेटिनिज्म। क्या बीमारी होती है? क्रेटिनिज्म। आयोडीन, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या नाम होता है? थायरॉक्सिन। गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है वहां से निकलता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। कब निकलेगा? अगर आयोडीन संपूर्ण मात्रा में होगी, नहीं है तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा, जिससे गला पूरी तरीके से फूल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। और ये नहीं रुका तो बाद में वो बीमारी किस में बदल जाएगी? क्रेटिनिज्म में। और भी इसके छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, मेन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में आज का शायद अंतिम है 10वां, वो हो जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट, CO। तो कोबाल्ट किसकी फॉर्म में मिलता है? कोबैलेमिन, इसकी फॉर्म में मिलता है ना। और ये कोबैलेमिन आपको कहां पाया जाता है? विटामिन B12 में। ये कोबैलेमिन किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। किस में पाया जाता है? विटामिन B12। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। विटामिन B12। इसके अलावा भी, इन सब के अलावा भी कुछ होते हैं जैसे क्रोमियम, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम आदि। ठीक है, एक ऐसी डाइट जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सही मात्रा में होते हैं, मतलब एक प्रॉपर मात्रा में होते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन अगर किसी डाइट में एक सही प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। अब सुनो, आज हमने पढ़ा क्या था जो आप लोग परेशान हो रहे हो? आज हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं चीजों को सही चलाने में, बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में, बॉडी को एक अच्छे वे में एग्जीक्यूट करने में, उसके सारे काम एक अच्छी वे में चलते रहे। ठीक है, तो वो मिनरल्स हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़े थे। हड्डियां किससे बनती हैं, दांत किससे बनते हैं, और भी न जाने कितने सारे काम। दूसरी चीज, उससे पहले हमने एंजाइम पढ़े थे कि जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं उनमें एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है भैया, अब बात आएगी, अभी हम पहले ह्यूमंस कर लें। ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, पहले इनको कर लें। कल जो आप लोग पढ़ के आओगे, कल आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक छोटा और कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको पढ़ के आओगे। आपका जो काम है इस सबको रिवाइज करोगे। आज ये 14 क्लास है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, वो सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। डाइजेस्टिव जिसको समझ में नहीं आ रहा सबको समझ में आ जाएगा। एक तो पाचन तंत्र पढ़ के आना कल, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस रेस्पिरेशन भी पढ़ के आना। और अगर मेरा दिमाग बन गया, मौका लग गया, तो मैं इसके साथ एक और पढ़ा दूंगा, एक्सक्रीशन। ठीक है, 2-3 एक साथ चलेंगे तो अब जाके आपका भैया
ये बहुत जल्दी खत्म हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 सिस्टम होते हैं, 10-11 सिस्टम, 3-3 कराऊंगा, तब से 3 से 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस की जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कीजिए। आप लोग ये जो दिमाग में रख के चल रहे हो ना कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आएंगे, तो तुम्हें पता चलेगी पेपर में, ठीक है। आप थोड़ी ना हो जिसको पहली बार पढ़ाया है, जिसको यो ये पहली बार क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, सर क्वेश्चंस दे दो प्रीवियस ईयर, क्योंकि पेपर बनाने वाला तो बेवकूफ है, उसे दिख नहीं रहा 2.5 करोड़ फॉर्म भरे हैं, 2.5 करोड़ को फॉर्म को बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देगा। अगर क्वेश्चन ऊपर से नीचे उसने कर दिए तो फिर आपको पता चलेगा कि असली एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है भैया। एक्चुअल में होता क्या है, 500 जो कैल्शियम वाला क्वेश्चन है ना, 500 mg से बैलेंस डाइट में 1.2 ग्राम तक कैल्शियम हमारे होना चाहिए, ठीक है। डीएनए आरएनए क्रोमोसोम सब फिर घूम के आएंगे बाद में। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है बेटा, ये सब मैंने पढ़ाया है। सच बताना, आप अभी जितने देख रहे हो उसमें से 14 की 14 क्लास किसने अटेंड की है? 14 की 14 क्लास किसने अटेंड की है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है, अब मैं तो करा दूं कितना ही आपको, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है कहीं से ना। तो आप शेयर करते हो, लाइक तो चलो मैंने कहने छोड़ दिया, सब्सक्राइब कर लिया करो, करा दिया करो। देखो किसी की फर्स्ट है, तो जिसने सारे किए होंगे, रिवाइज नोट्स बनाए होंगे, समझ लो कि अच्छा है बहुत। नहीं कराएंगे तो समझ लेना टाइम वेस्ट है, टाइम पास है, या जैसे भी आप समझे। मैं तो आपसे जो वादा किया था कि एक एक चीज अच्छे से, हाँ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, 1200 mg कर देना, ठीक है, 1200 mg, 1200 mg, ओके। तो वो सारी चीजें मैं तो अपनी तरफ से अपना पूरा वादा पूरा कर दूंगा। उसके बाद में भैया आपके पास, आपके हाथ में, ठीक है भैया, ओके। सब कराऊंगा अश्विनी, आप परेशान मत होइए। पहले मैं तंत्र करा दूंगा, सारे के सारे सिस्टम्स में अपनी प्लानिंग बता दे रहा हूं, सिस्टम्स करा दूंगा। पहले मैं ह्यूमन से जुड़ी हुई, एनिमल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद में तब मैं आपको प्लांट कराऊंगा, क्योंकि प्लांट की फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी जो है थोड़ी सी टफ है, दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यूपीपी में दोबारा रिट लगेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर चलिए, फिर थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना, रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चंस की क्लास आज नहीं रखते हैं, या देखूंगा रख पाया तो मैं, तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं, मुझे इस हफ्ते करना था ये खत्म, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम मंडे से शुरू करना था, तो मैं बोला कुछ भी हो ये तो स्टार्ट कराना है, ठीक है बच्चे। एपिथेलियल, स्क्वेमस टिश्यू, हिस्टोलॉजी, ये टिश्यूज ह्यूमंस के बाद टिश्यूज कराएंगे, चलो लोग, ठीक है, टिश्यूज, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, एपिथेलियल स्क्वेमस, एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सारे के सारे। बायोलॉजी समझ में आ रही है ना? जैसे बायोलॉजी में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री इलेबोरेट करके पढ़ाया हूं, उससे ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूं मैं बायोलॉजी में, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी समझ में तो आ रही है ना? कम आओ, क्योंकि शेरों की तादाद कम होती है, तुम पढ़ा है ना, लॉयंस कम मात्रा में मिलते हैं ना दुनिया में, तो बात सही है, कम ज्यादा की टेंशन नहीं है, लेकिन जितने पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आप बता पाओ, आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ, एक ही मकसद है अपना। क्लास 6 बजे ही रखेंगे, क्योंकि सुबह अगर उससे पहले रखने की कोशिश करते हैं तो इधर लाइट की कुछ सिस्टम नहीं होता, कम आएगा, क्यों? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप समय दो। हाँ, वो दिल्ली वाला जो गया था आपके लिए बहुत अच्छा प्लान सोच के किसी से डिस्कस करके आया हूं, तो जैसे ही क्लास चल रही है उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जिस चीज में अभी आप लैग कर रहे हो क्वालिटी क्वेश्चंस में, अभी आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस तो हैं, आपने दुनिया भर की इधर उधर की टेस्ट सीरीज खरीद रखी होंगी, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही होगी, कहीं ना कहीं आपका मन होगा यार कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो वो अच्छे क्वेश्चंस का इंतजाम करके आया हूं। उसमें एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप खरीद लेना, ज्यादा महंगी भी नहीं होगी,
उसके जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे, जो टॉप क्लास क्वेश्चंस हुआ करेंगे, उसमें जब आप टेस्ट दिया करोगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय लग रहा है, कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब ज्यादा उस टॉपिक से आपको कम समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करा करूंगा कि उन क्वेश्चंस को उठाया करूंगा 40-50 को, और आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा विद टॉपिक। तो जहां आप रुकोगे, वो रुकने वाली जो टेंशन, एक अच्छी तैयारी होती है ना 360 डिग्री, वो तैयारी बेस्ट तरीके से आ जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे कर पा रहे हो, और उसे अगर हमने कर दिया तो देखो आप कितने अच्छे से टेस्ट सीरीज में भी अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और अगर क्वेश्चंस आपके पास क्वालिटी के आ गए ना, तो ऐसा लगेगा मजा आ जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है भैया, वो मैं 4 से 5 दिन के अंदर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कितना अच्छा होगा कि आपके पास अच्छे क्वेश्चन आए साइंस के, वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं जिसमें आप अटक रहे हो। एक में तो आप एक सेकंड में आंसर दे दोगे, एक में होगा आपको समय लगेगा, जिसमें समय लगेगा मुझे पता चल जाएगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा, मैं तुरंत उसको सॉल्व करा दिया करूंगा। ठीक है ना। और भी चीजों की जरूरत जो भी हो रही है उसको कर रहा हूं, हो सकता है कोशिश कर रहा हूं डोनेशन ना ही लेना पड़े। बिना डोनेशन की इतनी गालियां मिल रही है, ले लिया तो भैया मेरा तो जिंदगी तृप्त हो जाएगी, सेचुरेशन हो जाऊंगा मैं तो। ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से रहिएगा एंड हैप्पी संडे। ओके, पढ़िएगा, आपके लिए नहीं संडे जब तक नौकरी ना मिले। थैंक यू। और जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, कोशिश कीजिए अच्छा करने का। यूट्यूब पे इतना मटेरियल भरा पड़ा है, लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे, पढ़िए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद।